Hi everyone, welcome to Major HS Kalsi's Balnoi Academy. Myself रेशमा खान. I am physics faculty here. तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फिजिक्स के अब बहुत ही अच्छे कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस का. ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपके अपकमिंग एग्जाम में बहुत हेल्पफुल रहने वाले हैं. इन क्वेश्चंस को बेसिकली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस हैं, कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हैं, जैसा कि हम लोग करते ही आ रहे हैं टेस्ट, और आज भी ऐसे ही कुछ बहुत अच्छे से क्वेश्चंस का सेट बनाया है. तो चलिए डिस्कस करते हैं इसको, साथ में देखेंगे कि कैसे स्ट्रेटेजी करके हम लोग जब हम कंफ्यूज हो जाते हैं, जब एक से ज्यादा करेक्ट आंसर्स होते हैं किसी क्वेश्चन के, तो उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का टेस्ट. हाँ जी, ये रहा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन. लुक एट दिस फर्स्ट क्वेश्चन. फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर रहे हैं. कहते हैं द टू ड्रॉप्स ऑफ इक्वल रेडियस कोअलाइज टू फॉर्म अ बिगर ड्रॉप. व्हाट इज द रेशियो ऑफ सरफेस एनर्जी टू बिगर ड्रॉप टू अ स्मॉल वन. सबसे पहले क्या होता है ना, यहाँ पर टॉकिंग अबाउट कि एक था, है ना, यहाँ पे था, तो टू ड्रॉप्स थे जो मिलकर के एक बड़ा बन गए. क्या चीज थी जो सेम रही? वॉल्यूम, है ना. बहुत बार हमने मैथ्स में भी ऐसे न्यूमेरिकल्स करे हैं. तो जनरली क्या होता है, वॉल्यूम रिमेन सेम. अब है स्पेयर, तो स्पेयर की वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई. लेट करें द बिगर वन इज रेडियस इज r क्यूब. ओके, और जो स्मॉलर थे वो दो थे, दो मतलब 2 मल्टीप्लाई और उसकी रेडियस हम स्मॉल r ले लेते हैं. दिस इज 4/3 पाई r क्यूब. देखो 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल. अब मुझे ये क्यूब हटाना है, तो r की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 2 टू द पावर दिस इज 1/3 और r, है ना. ये रिलेशन हमारा निकल कर आ गया, यानी कैपिटल R का इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल r. अब वो कहता है कि सरफेस एनर्जी जो है उसका रेशियो निकालना है. फर्स्ट सरफेस एनर्जी का फॉर्मूला, सरफेस एनर्जी जो होती है वो इज इक्वल होती है सरफेस टेंशन इनटू चेंज इन अ एरिया. हाँ, अब स्पेयर है तो एरिया का फॉर्मूला ले लेते हैं. दिस इज पाई r स्क्वायर, दिस इज 4 पाई r स्क्वायर. अभी देखिए यहाँ पर दिस इज 4 पाई, r की जगह वैल्यू लगा दोगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आपका हो जाएगा 2 टू द पावर 2/3 इंटू r स्क्वायर. दिस इज द बिगर वन, यहाँ पर अपॉन स्मॉलर वन लिखेंगे तो वो 4 पाई. देखो ओवरऑल सारा कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ 2 टू द पावर 2/3 बचेगा. अब अगर मुझे आगे सॉल्व नहीं भी करना, आई वांट कि यार ऑप्शन में ही हमारा हो जाए, तो मुझे ऑप्शन में से दिख गया 2 टू द पावर 2/3 मेरे सी वाले ऑप्शन में है. इन केस में क्वेश्चन को पूरा सॉल्व ना करूं, सॉल्यूशन को पूरा सॉल्व ना करूं, तो भी हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है ना. वेल हमने तो यहाँ पर सॉल्व ही कर लिया. दिस इज 1 इंटू r स्क्वायर, सारे टर्म कैंसिल हो गए एंड द करेक्ट ऑप्शन इज योर सी. होप क्वेश्चन समझ में आया. बेसिकली याद रखना होता है जब भी एक या एक से ज्यादा बहुत सारे भी हो, जब वो कोलैप्स होते हैं या कंबाइन होते हैं और एक बनते हैं, तो वॉल्यूम रिमेन सेम, उनकी वॉल्यूम हमेशा सेम रहती है. ठीक है भाई, डन हो गया. चलो पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. क्या कहते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन? द लिक्विड डज नॉट वेट द साइड्स ऑफ अ सॉलिड. लिक्विड जो है वो साइड्स को वेट नहीं कर रहा, सॉलिड की साइड को वेट नहीं कर रहा. तो बताइए एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होगा. बेसिकली ये टॉपिक है कैपिलरी एक्शन का. कैपिलरी एक्शन में हमारे 3 मूवमेंट्स होते हैं, या तो लिक्विड वैसे लेवल से ऊपर जाता है, या डाउन जाता है, या फिर सेम रहता है. तो अब याद रखना, अगर अप जा रहा है तो उसका जो एंगल होगा वो एक्यूट होगा, दैट्स मीन वाटर, और वाटर हमेशा वेट करता है. ठीक है, इसके लिए मैं आपको ना एक छोटा सा एग्जांपल बता देती हूँ ताकि आपको हमेशा ये याद रहे. 3 वेसल ले लीजिए, और 3 वेसल्स में जनरली मैं यही एग्जांपल देकर समझाती हूँ इसको. सेम लेवल पर 3 लिक्विड हमने फिल करे और सेम साइज की कैपिलरी ट्यूब डाली, तो क्या है ना, फर्स्ट वाले में लिक्विड अब तक हो गया, देखो लेवल यहाँ तक था, ये राइज कर गया. यहाँ पर लेवल यहाँ तक था बट ट्यूब के अंदर ये फॉल हो गया. यहाँ पर दोनों में सेम. तो कभी भी ऐसा पूछा जाता है ऐसा क्यों हो रहा है, तो इसका जो रीजन है दैट इज डिपेंड्स ऑन अ सेवरल थिंग. द फर्स्ट इज द नेचर ऑफ लिक्विड. मतलब ये वो लिक्विड का जिसका कोहेसिव कम एडेसिव ज्यादा, ये वो था जिसका कोहेसिव ज्यादा एडेसिव कम, ये वो था जिसका कोहेसिव और एडेसिव सेम है. अभी थोड़ा सा लग रहा होगा नॉट, क्योंकि ये वो चीजें ना जो हमें नेक्ड आई से दिखाई नहीं दे सकती. भाई आप ना देख के नहीं बता सकते मैटर के पार्टिकल में इसका कोहेसिव ज्यादा है, इसका एडेसिव ज्यादा है, बट थ्रू द ऑब्जर्वेशन यू कैन जज, है ना. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी कैपिलरी ट्यूब में ऊपर तक जा रहा है लिक्विड, वेसल में यहाँ तक था, लिक्विड ऊपर तक जा रहा है, तो आप अपने आप इमेजिन कर लोगे यार ये ना वो लिक्विड होगा जिसका कोहेसिव कम होगा, साथ में जिसका एंगल एक्यूट होगा. ऐसा लिक्विड है हमारे पास, बिल्कुल है, हमारा यूनिवर्सल वाटर है ना. वाटर हमारा यहाँ पर फॉल हो रहा है, तो इससे ऑब्जर्व हमने किया कि जरूर ये वो लिक्विड रहा होगा जिसका कोहेसिव ज्यादा रहा होगा.
और अगर कोहेसिव ज्यादा है तो एंगल कैसा बन रहा है, ऑब्ट्यूज बन रहा है। इसका बेस्ट एग्जांपल है मरकरी। अब आप सोचो, मरकरी डज नॉट वेट द सरफेस ऑफ ग्लास। आपके ग्लास में रखी जाती है, आपके थर्मोमीटर में फिल करी जाती है, क्या आपके थर्मोमीटर पे कभी स्टिक होती है? वी सेड नहीं होती। क्यों नहीं होती भाई? कोई तो रीजन रहता होगा। यही रीजन है कि इसका कोहेसिव ज्यादा है, एंगल ऑब्ट्यूज है। तो ये थर्ड वाला भी देख लो यार, नहीं तो ये बुरा मानेगा। 2 हो गए, तीसरा भी कर ही लेते हैं। दिस इज योर प्योर वाटर, मतलब वाटर विदाउट मिनरल। तो इसमें जो एंगल होगा, देखो लेवल बाहर भी सेम है और ट्यूब के अंदर भी सेम है। इसके अंदर जो एंगल ऑफ कांटेक्ट होगा ना, दैट इज 90 डिग्री। तो यहाँ पर 0 नहीं होगा, या राइट, एक्यूट, ऑब्ट्यूज, मैंने तीनों के आपको एग्जांपल्स बता दिए, बट यहाँ पे स्पेसिफिक मेंशन किया गया है डज नॉट वेट द लाइट्स, है ना। तो दैट इज मरकरी। मरकरी जो बना रहा है वो कौन सा एंगल बना रहा है? ऑब्ट्यूज एंगल बना रहा है। ठीक है, याद रखनी है आपको ये ऑब्जर्वेशन। ये मैंने तीनों आपको डायग्राम के थ्रू भी एक्सप्लेन कर दिए। चले बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 2 क्वेश्चन हमारे डन हो चुके हैं। नाउ लेट्स मूव कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक 10 सेंटीमीटर लॉन्ग वायर है, ओके, इज प्लेस हॉरिजॉन्टली ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। ठीक है, मतलब ये वाटर है, वाटर के ऊपर ऐसे करके रख दिया, ठीक है, ऐसे करके रख दी, और जेंटली पुल्ड अप अ फोर्स, और ये फोर्स उस पर पुल्ड अप हो रहा है, ऑफ कोर्स, है ना। अप थ्रस्ट फोर्स की वजह से बोलते हैं ना, पुल्ड कर रहा होता है कोई ना कोई फोर्स, फ्लूइड का, मीडियम का। To keep the wire in a equilibrium, the surface tension of water in a, before we start, मैं आपको थोड़ा सा surface tension के बारे में बताती हूँ। जनरली आपने सुना है, नॉट ओनली सुना, हमने सबने देखा भी है। अगर हम आयरन नेल ले रहे हैं, निडल ले लो, तो निडल इज ऑलवेज पानी के अंदर डालेंगे तो हमेशा डूब जाती है। ये बात बहुत कॉमन सी है, जूनियर क्लास में भी बताई गई है, हमें सबको पता है। ठीक है, चलो अभी हम कह रहे हैं कि यार हमारी जो निडल है वो डूब नहीं रही। इसका कुछ तो मतलब होगा ना, बिल्कुल मतलब है। इसका मतलब ये कि आपने कुछ छेड़खानी करी है लिक्विड के सरफेस के ऊपर। तो हमने क्या किया होगा, या तो हम लिक्विड के ऊपर वाटर के ऊपर ऑयल डाल दें तो निडल को बिल्कुल स्लो से रखें, फ्लोट करेगी, या सोप का लेदर डाल दें उसके ऊपर निडल रखें तो वो फ्लोट करेगी। तो ये बहुत सारी चीजें हो जाती हैं, लेकिन इन सब में आप चेंजेस किस में कर रहे हो? सरफेस टेंशन में। यानी सरफेस टेंशन वो फोर्स प्रोवाइड कर रहा है जिसकी वजह से वो फ्लोट रह रही है। ठीक है, अभी यहाँ पर बोला भी क्या है? इक्विलिब्रियम, दैट्स मीन वो स्टेबल है, रुकी हुई है। इक्विलिब्रियम का मतलब ये हुआ। तो डायरेक्ट सरफेस टेंशन का फॉर्मूला लगाते हैं। सरफेस टेंशन जो होता है ना हमारा, दिस इज फोर्स अपॉन लेंथ, और यहाँ पर जो हम लेंगे दिस इज 2L हो जाएगा, है ना, 2L। तो यहाँ पर हमारा फोर्स है, दिस इज 2 इंटू 10 टू दी पावर -2, एंड दिस इज 10 सेंटीमीटर। तो 10 इंटू मीटर में करना पड़ेगा, क्योंकि न्यूटन पर मीटर में आएगा। सरफेस टेंशन की यूनिट होती है न्यूटन पर मीटर, और यहाँ पे बोला हुआ भी है न्यूटन पर मीटर। तो दिस इज -2 से -2 कैंसिल, और 2 से 5, दिस इज 0.2, दैट इज न्यूटन पर मीटर। दिस इज इन योर ऑप्शन नंबर बी। हो बात समझ में आई है? चलो बहुत बढ़िया, समझ में आ गई। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्या कहता है? गैस फॉर विच gamma, that is the cubical expansion, या gamma, that is 1.5 is suddenly compressed to 1/4 of its initial volume। मतलब जो उसकी इनिशियल वॉल्यूम है उसकी 1/4 हो गई, जो फाइनल वेलोसिटी वॉल्यूम थी। मतलब जो V2 है, दिस इज 1/4 ऑफ V1। यही हुआ ना भाई। चलो आगे और पढ़ लेते, क्या कहता है? देन द रेशियो ऑफ इनिशियल प्रेशर इज, इनिशियल प्रेशर की वैल्यू निकालनी, मतलब दोनों का रेशियो निकाला है, इनिशियल और फाइनल का। तो द फाइनल रेशियो, हमेशा ये ध्यान रखना, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, कि यहाँ पर जब रेशियो गिवन है 2 क्या दिया है, यानी 2 से पहला वाला टर्म इज ऑलवेज कम्स अपवर्ड। बेसिकली क्या होता है ना, स्टूडेंट कंफ्यूजन हो जाता है, या हम लोग जल्दबाजी कर लेते हैं। अगर हमने सोचो, अगर हमने इनिशियल को ऊपर रखा और फाइनल वाले को नीचे रखा तो आंसर चेंज हो जाएगा ना। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। चलो फॉर्मूला देख लेते हैं। दिस इज P1 V1, यहाँ पर गामा लगा देते हैं। दिस इज गामा, लग नहीं रहा है ना गामा जैसा, अब लगेगा। दिस इज P2 V2, और ये रहा गामा। अब हमें क्या निकालना है? फाइनल टू इनिशियल, दिस इज योर फाइनल, राइट। तो V1 अपॉन V2, दैट पावर इज गामा, एंड दिस इज P2 अपॉन P1, है ना, ये वैल्यू निकालनी है। अब यहाँ पर V1 और V2 का लिखेंगे, दिस इज V2 इज 1/4 ऑफ दिस इज V1, और V2 की जगह लिखेंगे दिस इज 1/4 ऑफ V1। ये 4 यहाँ गया और ये V1 ये इससे कैंसिल, तो ओवरऑल 4 की जो पावर है वो हमें निकालनी है 1.5। तो हम इसको ऐसे कर लें, 4 टू दी पावर 1 इंटू 4 टू दी पावर 0.5। 0.5 बोले तो दिस इज
1/2 बोले तो अंडर रूट 4 बोले तो 2, तो 2 into 4 कितना आ गया, दैट इज 8, दैट्स मीन 8:1 एंड दिस इज अवर करेक्ट आंसर। ओके, तो बेसिकली सिर्फ ये याद रखना था कि फाइनल टू इनिशियल लेना है, यानी फाइनल वाला कम्स अपवर्ड, इनिशियल वाला कम्स डाउनवर्ड। तो होप इट इज डन। चलो नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है, the work of 146 kilojoule is performed in order to compress 1 kilomole of a gas adiabatically, and it's in this process the temperature of a gas is increased by 70 degree. The gas is, और आपको यहाँ पर ऑलरेडी गिवन है जो मोल कांस्टेंट होता है। तो अब यहाँ पर द क्वेश्चन इज अराइव कि आप कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे ना। तो बिफोर कोई फॉर्मूला लगाने से पहले आपने चूज करना है, तो पहले आप क्वेश्चन को समझिए। यहाँ पर आपको एक टर्म दिख रहा है, दिस इज एडियाबेटिकली। एडियाबेटिकली बोले तो थर्मोडायनामिक्स प्रोसेस है जिसमें हीट Q 0 होता है ना। तो du इज इक्वल टू, फॉर्मूला ये लगेगा du इज इक्वल टू माइनस का dw, इसमें वर्क डन नेगेटिव होता है, दैट्स व्हाई वी हैव अ सेवरल एग्जांपल ऑफ दिस, है ना। अब अगर मैं इसके एग्जांपल की बात करूं तो बेस्ट एग्जांपल इज योर ड्राई आइस। ड्राई आइस मानती हूँ आप लोगों ने देखा नहीं, आजकल तो सबने देखा है, मैं पहले बोलती थी कि शायद देखा नहीं होगा, बट अब ना सबने देखा हुआ होता है। वो जनरली देखा है मैरिज में, जब वो दूल्हा दुल्हन एंट्री कर रहे होते हैं, वो फॉग फॉग सा होता है, दैट इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ ड्राई आइस। और वो हमारा आइसक्रीम का ठेला होता है ना, वुड का बना हुआ होता है, उसके अंदर जो आइस होती है दैट इज ऑल्सो योर ड्राई आइस। वाई वी यूज अ ड्राई आइस हियर, बिकॉज ड्राई आइस जो है दैट इज सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, ये ना सबलिमेट है, मतलब सॉलिड से सीधा गैस बनेगी, लिक्विड नहीं बनेगी। तो सोचो जब सॉलिड से लिक्विड नहीं बन रही है तो आपका जो सरफेस है उसको गीला नहीं करेगी, राइट। चलो तो अभी यहाँ पर बात करते हैं, तो मैं क्या बोल रही थी ड्राई आइस का, उसका तो कंप्लीट करती हूँ आपको। तो व्हेन यू पुट योर ड्राई आइस ऑन योर हैंड, आपने अपने हाथ में ड्राई आइस ली, तो आइस ना ऐसा ही इफेक्ट दे रही है आपकी आइस में, तो नॉर्मल आइस देती है, दैट्स मीन अ कूलिंग इफेक्ट, ठंडा इफेक्ट। लेकिन अब अगर आपने हाथ को ऐसे बंद कर लिया तो यही आइस जो अब तक दे रही थी बहुत ही ठंडा इफेक्ट, ये आपके टिश्यूज को लिटरली जला देगी, है ना, बिल्कुल जला देगी अंदर से। ऐसा बोलते हैं कि ये जो टिश्यूज अगर जल गए ना थ्रू द ड्राई आइस, ये कभी रिपेयर नहीं होते। क्वेश्चन ये आता है यार, बॉडी भी एक है ना, बॉडी भी यही हाथ था और आइस भी यही थी, फिर ऐसा क्या हुआ इन दोनों टर्म में कि इफेक्ट ही अपोजिट हो गया। तो इफेक्ट इसलिए अपोजिट हुआ, दिस इज अ ओपन सिस्टम, दिस इज अ क्लोज सिस्टम। अभी इसमें एंटायर वाला पूरा सिस्टम है, इसका नेगेटिव वर्क डन है, दैट्स वाई यहाँ पर होना चाहिए था हीटिंग इफेक्ट, लेकिन हो रहा है कूलिंग इफेक्ट। दाउ सिस्टम बहुत छोटा सा है, एनर्जी बहुत कम है, लेकिन बिकॉज ऑफ हैविंग नेगेटिव वर्क डन इट्स गिव यू अ क्या हीटिंग इफेक्ट, राइट। बहुत सारे, ये तो एक मैंने एग्जांपल जस्ट दिया, ऐसे लॉट्स ऑफ एग्जांपल हैं इसके। दिस इज एडियाबेटिक प्रोसेस, तो ये याद रहेगा हमेशा। चलो जी और आगे बात करते हैं। अब यहाँ पर वर्क डन तो आपको गिवन है, दिस इज 146 किलो जूल है, तो लगा दो भाई 10⁻³ जूल, है ना। किलो को हटा देंगे, जूल के टर्म में ले लेंगे। क्यों लेंगे भाई, क्योंकि यहाँ में क्लियरली दिख रहा है कि जूल के टर्म में, है ना। अब यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे तो यहाँ जो हमारा फॉर्मूला लगेगा दिस इज du, तो du में लगा था दिस इज नंबर ऑफ मोल, this is degree of freedom and the temperature and CV and this is upon 2. Everything is mentioned here. बिल्कुल ठीक है, सारी की सारी चीजें आपके पास मेंशन है ना। दिस इज R ले लो, इसे CV को R ले लेते हैं, R। अभी मैं आपको पहले बताती हूँ, मैंने आपको सिंपल एक फॉर्मूला अप्लाई करना बताया, द थिंग्स विच आर गिवन इन अ ऑप्शन। हमें n गिवन है, n दिस इज 1 किलो मोल, दैट्स मीन n की जगह हमने लगाया 1000। दिस इज अ डिग्री ऑफ फ्रीडम, हमें ये निकालना है, ये F जैसे निकलेगा ना उसी के अकॉर्डिंग मोल डिसाइड होंगे, अभी बताती हूँ कैसे। और R जो है वो हमारा ये कांस्टेंट है, और टेम्परेचर हमारे पास है 70 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। लाइक आप इसको सॉल्व करेंगे, और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे F की वैल्यू आएगी। मैं अभी कंप्लीट सॉल्व ना करके आपको थोड़ा सा इनिशियली बताती हूँ। दिस इज 5 पॉइंट समथिंग आंसर आ रहा है, आपको भी पूरा सॉल्व करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आपने क्या देखा कि ये जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है ये 1 यूनिट में आ रहा है ना। जब ये आपका 1 यूनिट में आ जाए तो दैट्स मीन कि आपकी गैस कैसी है, डाया एटॉमिक है ना। ये वाली क्या आ गई आपकी, दिस इज डाया एटॉमिक हो गई। होप बात समझ में आ गई। अभी आप सोच रहे होंगे कि डाया क्यों लिखा, हमने मोनो क्यों नहीं लिखा, क्योंकि ये तो 1 यूनिट में आया है ना। तो दैट्स मीन मोनो का मतलब क्या हो जाता है, दैट इज नॉट अ कंप्लीट यूनिट, यू नो। पॉइंट में डेसिमल में चला जाए तो उसको हम बोलते हैं। फिलहाल यहाँ पर इसको कंसीडर करेंगे, दिस इज अ डाई एटॉमिक। तो बेसिक इसमें जो फॉर्मूला लगा वो ये वाला है। अगर यहाँ पे क्लियर नहीं हो रहा तो मैं थोड़ा यहाँ पर लिख देती हूँ। दिस इज du इज इक्वल टू माइनस का dw,
और ये जो होता है दिस इज Cv इंटू टी होता है, dt होता है, तो मैं इसको पूरा लिखूंगी, दिस इज नंबर ऑफ मोल इंटू डिग्री ऑफ फ्रीडम इंटू द कांस्टेंट टेम्परेचर अपॉन 2 इज इक्वल माइनस dw। ओके भाई, ये डन हो गया, ये फॉर्मूला लगाया, इसकी वैल्यू निकल गई। आई थिंक इट इज डन नाउ। चलिए अभी 5 क्वेश्चंस हो चुके हैं, थोड़ा सा आगे मूव करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 3 ऑब्जेक्ट हैं जो कलर्ड ऑब्जेक्ट है, एक है ब्लैक, एक है ग्रे, एक है व्हाइट, कैन विद स्टैंड हॉस्टाइल कंडीशन अप टू 2800 डिग्री सेल्सियस तक। मतलब इतना टेम्परेचर उनको दिया जा रहा है या इतने टेम्परेचर के मीडियम में रखे जा रहे हैं, ठीक है। दीज ऑब्जेक्ट्स आर थ्रो इनटू अ फर्नेस where each of them attains a temperature 100 बोल रहे 1000 है, which object will glow brighter। ओके, कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आए ना, तो आपने कौन सा कंसेप्ट याद रखना है, आपने याद रखना है स्टीफन्स रूल। स्टीफन्स रूल क्या कहता है, अ बॉडी विच इज अ गुड एब्जॉर्बर इज अ गुड एमिटर। अभी आपने उसको 2000 तक टेम्परेचर दिया, यानी जो बॉडी ने अपने अंदर हीट एब्जॉर्ब करी, अब वो हीट एमिट करेगी, इसलिए वो ब्राइट होगी, है ना। तो जब भी हम ऐसा बात करते हैं तो याद करो, जब बहुत जूनियर क्लास में, जब तक आप इस कंसेप्ट के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे, आपको क्या बताया था, ब्लैक कलर इज अ गुड हीट एब्जॉर्बर। दैट द रीजन कि गर्मियों में हमें ब्लैक कलर नहीं पहनना चाहिए, हमें लाइट कलर पहनना चाहिए। क्यों पहनना चाहिए, क्योंकि ब्लैक तो गुड हीट एब्जॉर्बर है, और आप पहनेंगे तो क्या करेगा, वो हीट अपने अंदर एब्जॉर्ब करेगा ना भाई, और फिर जब आप उसे डार्क वार्क कहीं लेके जाओगे तो वो फिर एमिट करेगा तो ग्लो करेगा। इसका मतलब ब्लैक ऑब्जेक्ट ज्यादा ग्लो करेगा। दिस इज, देखो वैसे भी कभी इक्वल नहीं कर सकते, ब्लैक और व्हाइट के होते हुए ग्रे का तो मतलब ही नहीं होता, व्हाइट कभी एब्जॉर्ब नहीं करता, इसलिए एमिटिंग गुड नहीं होगा, इसलिए द करेक्ट आंसर इज बी, दैट इज अ ब्लैक ऑब्जेक्ट। होप इट इज डन। चलो भाई नेक्स्ट पर आते हैं। कहता है Vm is the speed of sound in a moist air. Okay, Vd is the sound of in a dry air under the identical condition, pressure and temperature। identical का मतलब कहीं ना कहीं इनको हमने constant कंसीडर किया है। तो बताइए इन दोनों में क्या रिलेशन होगा। देखो अगर ना इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा चेंज करूं तो वी टॉकिंग अबाउट द साउंड विच इज कंप्लीटली डिपेंड्स अपॉन अ मीडियम, है ना, यही बात हुई। अगर मैं ये बोलूँ कि किसमें हमें ज्यादा आवाज सुनाई देगी, दैट द डिफरेंट थिंग। हम बोलेंगे यार उसमें ज्यादा सुनाई देगी जिसमें एनर्जी लॉस कम होगा, मीडियम थोड़ा पास होगा, दैट इज ह्यूमिड। बट यहाँ पूछा है स्पीड किसमें ज्यादा होगी, तो एज वी ऑल नोज ड्राई एयर के पार्टिकल्स ज्यादा मूव करते हैं ना, जो ज्यादा मूव करेगा वो ज्यादा प्रोपोगेट करेगा, क्योंकि भाई साउंड की तो अपनी कोई स्पीड है ही नहीं। क्यों नहीं है अपनी कोई स्पीड, ऐसा एक मिनट, इस स्टेटमेंट को थोड़ा सा करेक्शन करते हैं। साउंड की अपनी स्पीड इसलिए रिकॉग्नाइज नहीं है क्योंकि ये पूरी तरह से मीडियम के ऊपर डिपेंड करता है, मीडियम के पार्टिकल्स के अकॉर्डिंग इसकी जो स्पीड है वो वेरी करती चली जाती है। तो अभी अगर हम बोले तो हम बोलेंगे यार ऑफ कोर्स हमारी ड्राई एयर ज्यादा अच्छा मूव कर रही है, तो ड्राई एयर में स्पीड ज्यादा होगी, दिस इज Vd इज ग्रेटर देन Vm, दैट शुड बी द करेक्ट आंसर। ओके डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहते हैं व्हेन हीट इज गिवन टू अ गैस इज एन आइसोबैरिक प्रोसेस। पहले ना इस आइसोबैरिक को जान लो, क्या होती है आइसोबैरिक। आइसोबैरिक में बार को देखो, बार का मतलब बार इज द ऐसा यूनिट ऑफ, यस दैट इज अ प्रेशर। तो ये वो यूनिट है जिसमें प्रेशर कांस्टेंट है, तो मतलब वर्क डन तो हो ही रहा होगा, प्रेशर कांस्टेंट से वर्क डन पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, कोई लेना देना है। अगर आप लोग ये सोच रहे कोई लेना देना नहीं है तो आप रॉन्ग सोच रहे हैं, क्योंकि लेना देना है। वर्क डन का फॉर्मूला है प्रेशर इनटू चेंज इन अ वॉल्यूम। भाई प्रेशर फिक्स है, हाँ वॉल्यूम में छेड़खानी करते तो वर्क डन पे बहुत डेफिनेटली होती। तो वी सेड वर्क डन तो हुआ, प्रेशर कांस्टेंट था बट फिर भी वर्क डन हुआ, तो ए वाला भी करेक्ट है। बट क्या बोलती हूँ मैं हमेशा, अगर एक ऑप्शन ही करेक्ट मिल जाए तो ऐसा नहीं कि आप वहीं पर रुक गए, आगे भी देखो। हाँ तो देखो आगे भी, इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस इंक्रीज, बिल्कुल इंक्रीज होगी क्योंकि आप हीट दे रहे हो, वर्क डन हो रहा है। तो हमारी डेफिनेशन क्या होती है, बाय द थर्मोडायनेमिकल फर्स्ट लॉ द अमाउंट ऑफ हीट गिवन टू अ सिस्टम इट यूज्ड अप इन अ टू वेज, फर्स्ट टू इंक्रीज इंटरनल एनर्जी एंड सेकंड टू डू द एक्सटर्नल वर्क डन। तो भाई ये भी करेक्ट है, अरे वाह दो करेक्ट मिल गए ना, ये दोनों करेक्ट है, ये तो हमें मिल गया। नीदर वाला तो सोचना ही नहीं है, यस द करेक्ट आंसर इज सी, डी वाला कंप्लीटली रॉन्ग होगा। बात समझ में आई? ओके चले भाई, अगर बात समझ में आ गई है तो बढ़ लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 8 क्वेश्चन हमारे डन हो चुके हैं, अब हम आ चुके हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है भाई, हाँ जी, कहता है द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग SHM सिंपल हार्मोनिक मोशन विद एन एम्पलीट्यूड ऑफ 7m इज 4.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब वेलोसिटी दे रखी है,
एम्पलीट्यूड दिया हुआ है और आपको टाइम पीरियड निकालना है, ठीक है। वेलोसिटी भी दी हुई है, एम्पलीट्यूड भी दिया है। सबसे पहले व्हाट डू यू नोज अबाउट, मतलब क्या जानते हो एसएचएम के बारे में? हम तो बहुत कुछ जानते हैं एसएचएम के बारे में, है ना। वैसे बेसिकली अगर मैं बहुत बेसिक वाली बात पे बताऊं कि व्हाट इज एसएचएम, तो आप एसएचएम पर मत जाओ, आप इस हार्मोनिक वर्ड पर जाओ। जब ये हार्मोनिक वर्ड कहीं पर भी आता है ना, तो इसका मतलब होता है द मोशन विद रिस्पेक्ट टू अ पॉइंट। मतलब फॉर एग्जांपल मैं एक सर्कल पे खड़े हुए घूमे जा रही हूँ, मतलब खड़े हुए नहीं, सर्कल पे घूमे जा रही हूँ, मुझे कैसे पता चलेगा कितने राउंड हो गए भाई? जब तक कि मैं एक पॉइंट लोकेट नहीं करूंगी, वहां पॉइंट से करा, फिर वापस वहीं पर आए, तभी तो मैं काउंट कर पा रही हूँ ना कि मेरे 1 राउंड हुए, 2 राउंड हुए या 3 राउंड हुए। ओके भाई, तो एसएचएम इज द मोशन विद रिस्पेक्ट टू अ पॉइंट, दैट इज द फर्स्ट डेफिनेशन। एंड द कंडीशन, आप उस पॉइंट से जितना दूर जाते हैं उतना ही उस पर एक्सेलरेशन जो है वो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। दैट इज द मैंडेटरी कंडीशन, याद रखना है इसको। चलो अब आगे कहता है, फिलहाल फॉर्मूला देख लीजिए। ये फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा, दिस इज ए ओमेगा। अब इससे निकालना तो यार पीरियड है, टाइम पीरियड है, ये तो ओमेगा हो गया, तो ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है? 2π/t। निकाल लेते हैं, दिस इज 2π/t और दिस इज v। डायरेक्ट फॉर्मूला लगाते हैं। अब v कितना दिया हुआ है? दैट इज 4.4, दिस इज 4.4 और एम्पलीट्यूड कितना है आपका? सॉरी, दिस इज नॉट 4.4, दिस इज 7m। यही दिया हुआ है ना हमारा, दिस इज 7m और दिस इज मिलीमीटर। मिलीमीटर को मीटर में करो, 7 × 10⁻³ मारो करो और दिस इज 2 × 22/7 ले लेना पाई की वैल्यू। वैसे कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन, अगर आप 3.14 भी लेते हो थोड़ा सा डेसिमल में तो डिफरेंस आएगा, चलेगा, है ना। दिस इज अपॉन t, दिस इज t और 22 से करा ये आया 0.2, ये 2 से करा दिस इज 0.1, हाँ, और ये 7 से 7 कैंसिल हुआ, ये t को इधर ले गए, दिस इज 10⁻³ अपॉन 0.1, ये गया ऊपर, दिस इज 10⁻³ अपॉन 10�−1, दिस इज -3 + 1 दैट इज 10⁻², मतलब 0.001 है। ऐसा कोई ऑप्शन? बिल्कुल है, दिस इज इन ए ऑप्शन एंड ये हो गया हमारा करेक्ट ऑप्शन। कभी भी आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं साथ में, तो कैलकुलेशन आपकी खुद की होनी चाहिए, क्योंकि क्या होता है ना, कैलकुलेशन में हर एक ना अपना वे यूज करता है, शॉर्टकट ट्रिक्स यूज करता है, अपनी कैलकुलेशन होती है। कई बार हम लोग कर रहे होते हैं साथ में किसी टीचर के साथ में, तो हम उन्हीं के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करना स्टार्ट कर देते हैं कि सबका अलग अलग वे होता है, और कभी भी किसी दूसरे की कैलकुलेशन पर नहीं, अपनी खुद की कैलकुलेशन करनी चाहिए। आपको बेसिकली क्या था, फॉर्मूला पता होना चाहिए था और यहाँ पर आपने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी और इससे आपने ईजिली आंसर निकाला। ओके चलिए, आंसर मिल गया, बिल्कुल मिल गया। चलिए कब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सपोज अ रॉड इज गिवन अ नेगेटिव चार्ज बाय रबिंग इट्स वूल, which one of the following statement is correct in this case? The positive charge is transferred from rod to wool, positive charge transfer from wool to rod, negative charge और नेगेटिव चार्ज। सबसे पहली चीज, ऑलरेडी रॉड पर नेगेटिव चार्ज है, तो क्या रॉड पर नेगेटिव चार्ज ट्रांसफर हुआ? नहीं हुआ, पॉजिटिव हुआ होगा, तो पहले ही उठाओ और इन दोनों को एलिमिनेट कर दो। कर दिया ना एलिमिनेट। अब इन दोनों में से एक को चूज करो। कहता है सपोज अ रॉड इज गिवन अ नेगेटिव चार्ज बाय रबिंग। देखो, जब आपने उससे वूल से रब करा तब उस पर नेगेटिव चार्ज आया, है ना। नेगेटिव चार्ज कब आता है? जब उसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए होंगे। तो मतलब जो वूल है उसने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किए, कौन से ट्रांसफर किए? पॉजिटिव, है ना, तभी तो उस पे आया। तो ये क्या हो रहा है? तो पॉजिटिव चार्ज ट्रांसफर फ्रॉम वूल टू रॉड, दिस इज वूल टू रॉड, है ना। नेगेटिव हुई है तो मतलब इसने लिया है। पॉजिटिव का मतलब होता है देना, है ना, तो धनी इज ऑलवेज पॉजिटिव, मतलब डोनेट कर रहा है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारे हो चुके हैं 10 क्वेश्चन। अब नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज 11th क्वेश्चन। 11th क्वेश्चन में आपका आर्किमिडीज प्रिंसिपल लग रहा है, फिर भी एक बार रीड कर लेते हैं क्वेश्चन को, समझ लेते हैं, ऑप्शन भी देखते हैं। In which of the following conditions a balloon filled a gas, ठीक है भाई, जैसे कि हाइड्रोजन will tend to rise up, ये ना इसको ऊपर की तरफ मूव करा रहा है, tend to मतलब ऊपर होने स्टार्ट हो रहा है, ठीक। If the buoyant force exerted by the air on a balloon is greater than the weight of balloon, if the buoyant force exerted by the air balloon is less than the weight of balloon, या जो buoyancy force है वो एक्सर्ट हो रहा है वो इक्वल है, या डेंसिटी। देखो हमेशा ना मैं इसको ऐसे एक्सप्लेन करती हूँ कि मेरे पास ना वाटर है, ठीक है, और यहाँ एक बॉडी है, तो यहाँ जो बॉडी है यहाँ मैं 3 बॉडी बना लेती हूँ, दिस इज 1 2 and 3, दिस इज फर्स्ट कंडीशन,
फर्स्ट को ऐसे भी ले लेंगे, दो कंडीशन हो गई, 2 और 3। अब एक यहाँ पर भी ले लेते हैं, दिस इज 4। तो अगर मैं इनमें आपको बोलूं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट कंडीशन फॉर अ फ्लोटेशन, तो आप बोलेंगे दैट इज फोर्थ, है ना, फोर्थ। वाई? क्योंकि अभी क्या है ना, फर्स्ट वाली जो स्टेज है उसमें दोनों बराबर हैं, दोनों मतलब द फोर्स इज एक्ट ऑन इट। तो फोर्स जो एक्ट कर रहे हैं वो कौन कौन से, एक तो बियॉन्सी फोर्स है, हाँ, और एक बॉडी का खुद का वेट है। तो इसमें दोनों में इक्वल केस है। इस केस में बॉडी मूव नहीं करेगी, फ्लोट नहीं करेगी, सिर्फ सरफेस पे टच रहेगा। तो इक्वल वाले को एलिमिनेट कर देते हैं, हमारा सी वाला है। डेंसिटी से ही हमारा बियॉन्ड फोर्स निकल रहा है, इसलिए हम उसको एलिमिनेट करके, अभी हमारे पास दो ऑप्शन ऑलरेडी है इसलिए हम उन पर जाएंगे। सिंक तब करेगी जब बॉडी की खुद का जो वेट है वो बहुत ज्यादा हो गया, यानी बियॉन्ड फोर्स जो है वो कम है और बॉडी का वेट जो है वो ज्यादा है, दैट्स मीन ए को भी एलिमिनेट किया। और फोर्थ वाली कंडीशन वो होगी जब जो बियॉन्ड फोर्स है वो ज्यादा है, वेट थोड़ा कम है। तो जैसे बियॉन्ड फोर्स एक्सेप्टेड बाय द एयर ऑन बलून इज लेस देन द वेट ऑफ, नहीं उल्टा हो गया ना, दिस इज ये ए, इफ द बियॉन्ड फोर्स एक्सर्टेड बाय द एयर ऑन अ बलून इज ग्रेटर। क्योंकि बियॉन्ड फोर्स का मतलब क्या है, बियॉन्ड यानी अपथ्रस्ट, इसी को हम दूसरे नाम से क्या जानते हैं, अपथ्रस्ट। दैट मीन द फोर्स ट्राई टू पुल द बॉडी अपवर्ड, ऊपर करने की कोशिश कर रहा है, इसलिए ये वाला ज्यादा होगा, ठीक है। तो फोर्थ वाली कंडीशन पर हमारा फर्स्ट वाला है। और अगर आपसे पूछा जाता है ये फिजिक्स में किस लॉ से रिलेट कर रहा है, कहाँ पढ़ा हुआ है आपने, तो आप क्या बोलेंगे, कहाँ पढ़ा हुआ है, हाँ जी, दैट इज आर्किमिडीज प्रिंसिपल। आर्किमिडीज प्रिंसिपल यही बोलते हैं ना। चलो नेक्स्ट पर आते हैं और नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। अब नाउ कम टू द नेक्स्ट स्लाइड, ये रहा नेक्स्ट पर। नेक्स्ट इज अवर 12th क्वेश्चन, है ना। व्हाट डू वी कॉल एन अनडॉप्ड सेमीकंडक्टर। ये तो डायरेक्ट है, इसमें कुछ एक्सप्लेनेशन की जरूरत ही नहीं है। जो अनडॉप्ड वाला होता है उसको हम एक्सटिंक्ट सेमीकंडक्टर बोलते हैं, और जो डॉप्ड होता है उसको इंस्टिक्टिक बोलते हैं, है ना। फिर पी टाइप एन टाइप सेमीकंडक्टर होता है। तो दिस इज लाइक डेफिनेशन की जरूरत ही नहीं हो गई, यहाँ तो कंप्लीट क्या हो गया, इट्स अ कंप्लीट स्टेटमेंट 5 क्वेश्चन। चले अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ कहते हैं कंसीडर द फॉलोइंग पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट। ये रहा आपके पास एक सर्किट और इसमें निकालना है आपको कंप्लीट सर्किट में टोटल इफेक्टिव रेसिस्टेंस। चलिए निकालते हैं। पहले देखिए तीनों पैरेलल में और इसके साथ उठा के क्या कर देना है, सीरीज कर देना है। तो चलिए तीनों पैरेलल को निकालते हैं। दिस इज 1/2, 1/4, 1/8। एलसीएम 8 लिया, दिस इज 4, 2, 1, 4, 5, 6, 7, दिस इज 7/8। ये होता है बेसिकली, इसको r डैश डाल देते हैं, दिस इज 1/r डैश। तो r डैश कितना हो गया, दिस इज 8/7, है ना। अब ये इसके साथ सीरीज में है तो इसको ले लेते हैं +1, दिस इज +1 और 7, 7, 14 और दिस इज 15/7। है क्या 15/7 कहीं ऑप्शन में? बिल्कुल है, 15/7 करेक्ट आपका बी में दिया हुआ है। कोई चॉइस ही नहीं है 7/15 करके, कुछ किस लिए कंफ्यूजन होने का स्कोप ही नहीं है ना। ऑप्शंस आर वेरी क्लियर। चले नेक्स्ट पर आते हैं। कितने क्वेश्चंस हो गए भाई? 15th क्वेश्चन हो चुके हैं, सॉरी 13th क्वेश्चन हो चुके हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज अवर 14th क्वेश्चन। चलो देखते हैं 14th क्वेश्चन क्या कहता है। कहता है इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन द स्टेट ऑफ वेटलेसनेस कैन बी ऑब्जर्व। ओके, वेटलेसनेस का मतलब क्या होता है? इमेजिन करके देखो कि वेटलेसनेस का मतलब है वेयर यू आर नॉट एबल टू रीड योर वेट, है ना। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। जब फ्री फॉल हो गई आपके लिफ्ट, अर्थ का सेंटर हो गया जहाँ पे ग्रेविटेशन 0 हो गया, है ना, ये सारे कंडीशंस में हम लोग वेटलेसनेस फील करते हैं। इवन हम लोग सैटेलाइट में भी वेटलेसनेस फील करते हैं, जबकि सैटेलाइट में तो जी है, बिल्कुल है। कहाँ पर है? ग्रेविटेशन नहीं है ना आपके। मून को ले लो, मून पर अगर आपके अर्थ पर जी की वैल्यू है जी, तो मतलब अर्थ पर जी की वैल्यू मैक्सिमम जी ले रहे हैं, तो मून पर हो गई g/6। तो g/6 तो है, फिर भी यू फील वेटलेसनेस देयर। व्हाई? क्योंकि रिएक्शन फोर्स नहीं लग रहा, नॉर्मल फोर्स नहीं मिल रहा। चलिए आप देखते हैं ऑप्शंस क्या कहते हैं। व्हेन ऑब्जेक्ट फॉल फ्रीली अंडर ग्रेविटी, ओके, व्हेन अ सैटेलाइट रिवॉल्व इन इट्स ऑर्बिट अराउंड द अर्थ, when bodies are at null points in outer space, वैसे आउटर स्पेस में वी फील वेटलेसनेस, एंड ऑल ऑफ द अबव। देखिए सैटेलाइट में भी हम लोग फील करते हैं, ऑब्जेक्ट फॉल फ्रीली अराउंड द ग्रेविटी, दैट इज ऑल्सो, दैट्स मीन ये तो सारे आ गए ना अभी जिनके बारे में बात करी। बिल्कुल, तो इसमें हम ऑल ऑफ अबव पर जाएंगे, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्योंकि आउटर स्पेस में भी ऑल्सो फील अ वेटलेसनेस, है ना। बहुत सारी थ्योरीज आपने इसमें बारे में पढ़ी भी है, राइट। चले बढ़े आगे। सैटेलाइट में वी ऑलवेज फील वेटलेसनेस। अब आगे बढ़ते हैं। एक सैटेलाइट है जो मूव इन एलिप्टिकल ऑर्बिट अबाउट अ प्लैनेट, ठीक है। इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वेलोसिटी ऑफ अ सैटेलाइट इज गिवन,
ओके, व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ अ सैटेलाइट फ्रॉम अ प्लैनेट इज मैक्सिमम डिस्टेंस इज, ओके, ये टॉकिंग अबाउट कि जो सैटेलाइट है उसकी मिनिमम मैक्सिमम वेलोसिटी आपको दे रखी है। अब सोचो जब आप सैटेलाइट के बारे में बात कर रहे हो तो कोई भी जो आपकी सैटेलाइट होती है उसमें क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम इज अ कांस्टेंट। अब एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, दैट इज dl अपॉन dt करके कर देंगे, फिलहाल हम l के बारे में बात करते हैं। मतलब एंगुलर मोमेंटम जो पहले था वही बाद में था, जिसका फॉर्मूला होता है mvr। तो यहाँ पर हम ऐसे ले लेते हैं, मैक्सिमम और मिनिमम का ले लेते हैं, तो मास तो हमेशा सेम है, mvr होता है, तो फर्स्ट हम मैक्सिमम ले लेते हैं, तो ये मैक्सिमम होगा, तो डिस्टेंस हमेशा मिनिमम होगा। ये याद रखना कि जितना कम डिस्टेंस उतनी ही ज्यादा वेलोसिटी, और यहाँ पर मास तो क्योंकि सेम है, बिकॉज वी टॉकिंग अबाउट द सेम सैटेलाइट, तो यहाँ पर मास हमेशा रिमेन कांस्टेंट, चेंजेस आता है तो वेट में आता है, तो यहाँ पर हो गया दिस इज वी मिनिमम, और आर जो हो गया वो हमारा क्या हो गया, मैक्सिमम हो गया। मास से मास कैंसिल कर देते हैं, जिसकी जो जो वैल्यू दी हुई है उसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, और क्या दिया हुआ है, मैक्सिमम एंड द मिनिमम वेलोसिटी। दिस इज मैक्सिमम 3 × 10⁴, और यहाँ पर है दिस इज 1 × 10⁻3, और व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस, आपको आर एम निकालना है मिनिमम वाला, और आपको मैक्सिमम गिवन है दिस इज 4 × 10⁴, बट दैट इज इन अ किलोमीटर। हम किलोमीटर में ही रहने देंगे, क्यों, क्योंकि हमें आंसर ना सारे किलोमीटर में दिए हुए हैं, तो हम इसको उठा के इसके अपॉन में ले लेते हैं, दिस इज 3 × 10⁴, ये यहाँ से हटाते हैं इसको, और ये आ गया 4/3, दिस इज 4/3 × 10⁻3। क्योंकि हमें ऐसा एक ऑप्शन बिल्कुल ऐसा है, तो हम यहाँ पर जाएंगे, इसको डेसिमल में नहीं निकालेंगे, और ये हमारा आ गया डी ऑप्शन। होप इट इज डन। चलो आगे बढ़ते हैं, कहाँ कहाँ आगे बढ़ेंगे, अब हम बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। थोड़ा सा फास्ट चलते हैं। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, और अ प्लैनेट हैज अ मास m1, रेडियस r1, द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस इज g1। क्या इसमें कोई रिलेशन है? बिल्कुल है। ये रहा वन प्लैनेट में फॉर्मूला हो गया g1 इज इक्वल टू दैट इज ऑलवेज रिमेन कॉन्स्टेंट। यही है ना भाई फॉर्मूला, बिल्कुल यही है। सेकंड वाले प्लेनेट पे आ जाओ। सेकंड में कहते हैं मास एंड रेडियस बोथ आर 2 टाइम्स दैट ऑफ फर्स्ट, ओके, और ये G2 है, तो ये हो गया G एंड ये हो गया 2m1, और कह रहा है कि 2 टाइम्स रेडियस भी ट्वाइस हो गई, तो भाई आर स्क्वायर कर दो, तो कितना हो गया, दिस इज 4r1 स्क्वायर हो गया। अब G1 तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सटेंशन ड्यू टू ग्रेविटी इज ऑन द, मतलब बेसिकली G2 की वैल्यू निकालनी है भाई G1 के फॉर्म में। देखो जब भी ऐसा हो ना तो सब्स्टिट्यूट करने की बजाय ना उठाकर डिवाइड कर दिया करो, या चलो सब्स्टिट्यूट ही कर लो। ये यहाँ पर 2 आया, तो ये हो गया आपका 1/2 को यही रहने दो, और ये जो यहाँ पर बचा ये तो पूरा G1 है, दिस इज G1, तो G2 इज इक्वल टू G1/2। क्या ऐसा ऑप्शन है? बिल्कुल दिख रहा है, इट इज इन अवर ऑप्शन सी, और ये हो गया हमारा करेक्ट ऑप्शन। जनरल फॉर्मूला था, यही फॉर्मूला आपको बताया जाता है हमेशा जब भी ग्रेविटेशन के बारे में बात करते हैं। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूरा आपका टेलीस्कोप पर ही है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द माइक्रोस्कोप एंड अ टेलीस्कोप। ओके, माइक्रो टेलीस्कोप दोनों के बारे में, बोथ द आईपीस एंड द ऑब्जेक्ट पीस ऑफ माइक्रोस्कोप्स आर कॉन्वेक्स लेंस। बेसिकली अभी हम लोग बोल रहे हैं कि कॉन्वेक्स लेंस, क्योंकि हम लोग यूज करते कॉन्वेक्स लेंस, बट आपको एक बात बताऊं, जो गैलीलियो जी थे उन्होंने फर्स्ट टेलीस्कोप बनाया था, है ना। फिर जो थर्ड वाला टेलीस्कोप था दैट इज गैलीलियन टेलीस्कोप, उन्होंने उसमें आईपीस को कॉनकेव करा था। तो दैट्स मीन कि ये वाला स्टेटमेंट हमारा कॉन्ट्राडिक्ट हो गया। एलिमिनेट करेंगे इसको, है ना, इसको उठा के एलिमिनेट करेंगे, लेकिन हमारे पास एलिमिनेशन का स्कोप नहीं है, बिकॉज एक ही को छोड़कर बाकी सारे कॉन्वेक्स लेंस है, कंसीडर किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शंस में 1/1 के ही अकॉर्डिंग है। तो दैट्स वाई कम टू द नेक्स्ट, द फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस के बारे में बात करें। ऑफ अ टेलीस्कोप इज लार्जर देन द फोकल लेंथ ऑफ इट्स आई पीस। यस, होता है ऐसा। The magnification of a telescope increase with increase the focal length of its objective lens. Okay. ऑब्जेक्ट लेंस की फोकल लेंथ को बढ़ाएंगे, बिल्कुल ठीक है। एक्चुअली क्या होता है, आईपीस के साथ इनवर्स प्रोपोर्शनल होता है, तो सेकंड वाला नहीं करेक्ट है, द फर्स्ट और 3 एंड करेक्ट, एंड इट इज अवर ए ऑप्शन। इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं थोड़े से स्टक होते हैं, क्योंकि इसमें कॉन्ट्राडिक्शन डेफिनेटली होता है। हमारे पास एक ही तरह का टेलीस्कोप नहीं है, हमारे पास एक ही तरह का माइक्रोस्कोप नहीं है, तो विल गो विद द मैक्सिमम, है ना, प्रोबेबिलिटी वाले टर्म पर जाते हैं, तो कॉन्ट्राडिक्शन आ जाता है इस वाले क्वेश्चन में। चलिए कहाँ तक पहुंच गए थे हम लोग, 17 तक पहुंच चुके हैं। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18।
अरे 18th वाला क्वेश्चन आप लोगों ने बहुत बार करा होगा ना, एनसीईआरटी में, आई थिंक क्लास 10th में है ना। बस इतनी सी, ये जब ये ग्राफ दिया हुआ है आपको करंट और वोल्टेज के बीच में, कौन सा है भाई ये कौन सा है, ये आपका ओम्स लॉ का है। तो उसमें आपका एक स्टेटमेंट भी है, याद रखना कि जो रेसिस्टेंस है वो इनवर्स प्रोपोर्शनल है एंगल ऑफ स्लोप, ठीक है, एंगल ऑफ स्लोप, मतलब जितना ज्यादा एंगल उतना ही रेसिस्टेंस कम। अब आप देख लो ये वाला होता है स्लोप एंगल, तो सबसे ज्यादा एंगल किसका है, 1 का, तो 1 वाला रेजिस्टेंस सबसे कम हो गया, और सबसे ज्यादा कौन सा हो गया, सीक्वेंस बड़ा वेरी करके दिया हुआ, देखो 1 2 3 नहीं है, 1 3 2 है, तो सबसे बड़ा रेजिस्टेंस है आपका दिस इज R2, उसके बाद है R3 और उसके बाद है आपका R1। बिल्कुल ठीक है, हमारे पास बी ऑप्शन इसी सीक्वेंस में मिल रहा है, राइट। कंफ्यूज नहीं हो जाना, कई बार ऐसा हो जाता है ना, हम लोग फ्लो में पढ़ देते हैं यार 1 2 3, और देखो यहाँ पे 2 की जगह पे 3 दे दिया, 3 की जगह पे 2 दे दिया, है ना। तो थोड़ा सा ध्यान रखना होता है, मतलब अच्छे तरीके से, ओवर कॉन्फिडेंट होना ही नहीं होता है। कई बार हम लोग क्वेश्चन देख के करते हैं, अरे हाँ यार ये तो हमारा पढ़ा हुआ है, और जहां हम ऐसा सोचते हैं फिर हम लोग ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं, फिर वो माइनर चीजें होती है ना जहां पर हमें स्टक करने की कोशिश करी जाती है, हम वहां पे स्टक हो जाते हैं। खैर आगे आ जाओ, कहता है connecting cable of electric appliances like electric iron, water heater or a container, 3 insulating copper wires of a 3 identical या 3 different color, the red, green, black, which one of the following is the correct color code। बिल्कुल जनरली आपने देखा होगा ना हमारे घरों में जो वायरिंग होती है, बेसिकली जो पावर वाले वायर्स होते हैं ना, उसमें 3 वायर्स होती हैं। तो जो अभी जब आप स्विच देखते हो तो स्विच तो आपको पता है अपर वाला जो होता है थोड़ा मोटा वाला होता है, दैट इज बिकॉज ऑफ वो अर्थिंग वायर होती है। तो जो अर्थ वायर होती है उसको हम ग्रीन कलर से रिप्रेजेंट करते हैं, दिस इज ग्रीन कलर, दैट इज अर्थ वायर। रेड जो होती है दिस इज लाइव वायर, है ना, रेड इज ऑलवेज लाइक अटेंशन वाला कलर होता है, मतलब लाइव वायर है। और जो ब्लैक होती है वो न्यूट्रल होती है, न्यूट्रल इसीलिए लगाई जाती है यानी ये दोनों ही आपस में अट्रैक्ट ना हो जाए, तो न्यूट्रल वायर दी जाती है बीच में। तो अभी यहाँ पर देख लो कौन सा वाला इसमें बेस्ट कर, अच्छा इसने अर्थिंग वायर को ना ग्राउंड वायर वर्ड बोला है, तो ग्राउंड वायर जो है जिसमें ग्रीन है, तो हमें दिखा ग्राउंड वायर जो है वो ग्रीन 2 में है, तो ऑफ कोर्स इन 2 को एलिमिनेट करेंगे, हमारे जो ऑप्शंस होंगे वो बी या सी में से होगा। फिर कहते हैं ब्लैक इज अ लाइव वायर, ब्लैक इज अ न्यूट्रल वायर, ब्लैक न्यूट्रल वायर होती है, लाइव नहीं होती, लाइव रेड होती है, दिस इज सी। ओके चलो अभी आगे बात करते हैं। देखो ये जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं ना ये सब आप लोग को पता होते हैं, पढ़े हुए होते हैं, क्योंकि बेसिक नीड्स हमारी है ना, डेली का टच है हमारी लाइफ में, बट हम लोग वही क्या होता है थोड़ी बार जल्दबाजी करके कर लेते हैं। जल्दबाजी करनी ही नहीं है ना, जल्दबाजी करोगे तो क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। और यूपीएससी कंडक्ट कराती है या अभी कोई भी हम एग्जाम के बारे में बात करते हैं तो जनरली ट्राई किया जाता है जितना ईजी कंसेप्ट होगा उसको उतना ही कंफ्यूज क्वेश्चन क्रिएट किया जाता है, जैसे भी आपने देखा ना थोड़ा सा कंफ्यूज करने की पूरी कोशिश करी जाती है। तो चले खैर आगे बढ़ते हैं। कहते हैं द टाइम पीरियड ऑफ अ ऑसिलेटर ऑफ अ सिंपल पेंडुलम हैविंग अ लेंथ L, मास ऑफ द बॉब m एंड इट्स टाइम पीरियड इज t। तो हमारे पास ना t वाला फॉर्मूला लगाते हैं, t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L अपॉन g। तो अगर हम इस वाले फॉर्मूले में देखें तो भाई हमें तो लेंथ गिवन है, हम कह रहे हैं इसमें तो मास डिपेंड ही नहीं कर रहा। मास का तो अलग होता है ना जब आपके पास प्रॉपर कांस्टेंट का भी दिया हुआ हो, k वाला, m अप k वाला। कहता है कि इफ द लेंथ ऑफ अ पेंडुलम इज इंक्रीज बाय 4L, मतलब ये जो लेंथ है इसको 4L कर दिया, तो आप कुछ सोचो ट्वाइस बढ़ गया ना टाइम पीरियड, और मास को भी बढ़ा दिया, तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द न्यू टाइम टेबल। देखो सबसे पहले क्या करना है, आप लेंथ लोगे या फिर मास लोगे, है ना। तो जनरली जब भी ऐसा क्वेश्चन है तो मास को एलिमिनेट करो क्योंकि फॉर्मूले में लेंथ है, तो लेंथ पर जाओ। तो अंडर रूट 4L लोगे तो दिस इज अंडर रूट 2L, तो 2L बाहर निकलेगा, दिस इज ट्वाइस टाइम पीरियड, है ना। तो पहले वाले से टाइम पीरियड कितना हो गया, दिस इज 2 टाइम्स इंक्रीज हो गया। चले आगे बढ़ते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द 3 वेव्स। ओके 3 रेस के बारे में बात करी जा रही है, द विजिबल रेस, द यूवी लाइट एंड द एक्स रेस। विजिबल इज योर वो स्पेक्ट्रम विबज्योर वाला उसको बोलते हैं। कहता है द वेवलेंथ ऑफ अ विजिबल लाइट इज मोर देन दैट ऑफ X-rays. The energy of X-rays of photon is higher than the UV photon. The energy of, देखो अगर आप हमारी रेगुलरली क्लासेस देख रहे हो तो ऑफकोर्स इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग के टिप पर आ गया, क्योंकि आपको बहुत बार वो स्पेक्ट्रम बताया हुआ है ना हमारी जो अल्ट्रावायलेट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वाला है कि रिच मैन इन विलेज यूजिंग एक्सरेज गॉगल। तो रेडियो वेव्स रिच मैन, माइक्रोवेव्स इंफ्रारेड्स रिच मैन इन विलेज विजिबल यूजिंग एक्सरेज गॉगल, ये हमारे पास है। टॉकिंग अबाउट दिस 3, हम इन 3 के बारे में बात करें तो जब हम यहाँ से यहाँ बढ़ते हैं ना तो जो वेवलेंथ है वो कम होती रहती है, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती रहती है, एनर्जी इंक्रीज होती रहती है। तो सबसे ज्यादा एनर्जी है एक्सरेज की। तो पहले वाले एनर्जी पर आते हैं, थर्ड स्टेटमेंट से देखते हैं। कहता है
कि जो यूवी लाइट है उसके फोटोन के पास विजिबल से लेस है, जबकि उल्टा है, इसके पास ज्यादा है, तो थर्ड वाले को एलिमिनेट कर दिया। अब जैसे ही आपने थर्ड को एलिमिनेट करा, आपके दो ऑप्शन ऑलरेडी एलिमिनेटेड है ना। अब आपके पास या तो बी होगा या डी होगा। अब आगे बढ़ते हैं, कहता है द एनर्जी ऑफ एक्सरेज फोटोन इज हायर देन द यूवी रेज। बिल्कुल ठीक है, ये भाई एक्सरेज के पास ज्यादा यूवी रेज से, सेकंड वाला स्टेटमेंट करेक्ट है, तो दैट्स मीन बी वाला हो गया। मतलब अभी हमने फर्स्ट रीड भी नहीं करा बट हमें पता है फर्स्ट करेक्ट है, फिर भी देख लेते हैं। द वेवलेंथ ऑफ अ विजिबल, बिल्कुल ठीक है, देखो वेवलेंथ के बारे में आपको पहले ही बता दिया था कि विजिबल की ज्यादा है एक्सरेज के कंपेरिजन में। यही होती है आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, यही उनका होता है स्पेक्ट्रम। ठीक है, चलें बढ़ लें आगे, बिल्कुल बढ़ते हैं, नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वापस से रेसिस्टेंस वाला क्वेश्चन है। क्या कहता है, इस डायग्राम में आपको ए से बी के बीच में इफेक्टिव रेसिस्टेंस निकालना है। देखो सबसे पहले क्या करो, इन दोनों को पैरेलल लगा दो, फिर उसके बाद जो कॉम्बिनेशन है उसको इसके साथ सीरीज में, फिर जो कॉम्बिनेशन है उसको इसके साथ में पैरेलल में। तो चलिए करते हैं। दिस इज 1/r प्लस 1/r, तो ये हमारा हो गया 2/r। बेसिकली मैं इसको r डैश लेकर चल लेती हूँ, तो हमारा r सॉरी हाँ r डैश इज इक्वल आ गया भाई r/2, बिल्कुल आ गया। अब इसको इसके साथ में r के साथ में क्या लेना है, सीरीज में लेना है, तो सीरीज में ले लेते हैं। ये हमारा कितना आ गया, दिस इज 3r/2। अब फिर उसके साथ इसको पैरेलल में ले लेना है, तो दिस इज 1/r प्लस 2/3r, एलसीएम लेंगे 3r आएगा, और यहाँ पर हो जाएगा 3 + 2, दैट्स मीन 5/3r। रेसिप्रोकल करेंगे तो आपका आ जाएगा 3r/5। देखो मतलब 3 और 5 ये बिल्कुल ये वाला ऑप्शन है, दिस इज बी। अगर इसमें आप भूल भी जाते बाई चांस रेसिप्रोकल करना, तो 3/5 का ऑप्शन ही एक है, तो वहां पर कंफ्यूजन का थोड़ा सा स्कोप आपका कम हो जाता है। ठीक है, चले अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट इज अवर 23rd क्वेश्चन। नाउ द नेक्स्ट इज 23rd क्वेश्चन बेसिकली हमारा रिफ्लेक्स आर्क का है। दिस इज रिफ्लेक्स आर्क। देखो होता क्या है बेसिकली, जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट को टच करते हो है ना, तो सबसे पहले क्या हुआ, टच हुआ, सेंसरी न्यूरॉन पर गए, फिर मोटर न्यूरॉन पे गए, फिर जाकर उसने आपको मैसेज दिया, फिर जो मिक्स न्यूरॉन है उसने आकर दिया, फिर आपने इफेक्ट दिखाया और आपने स्टिमुलेशन करा। तो बेसिकली ये उसी सीक्वेंस के बारे में बात कर रहा है। तो इफेक्टर, सेंसरी न्यूरॉन, स्पाइनल कॉर्ड, मोटर न्यूरॉन और रिसेप्टर यहाँ पर है। सबसे पहले रिसेप्टर ने रिसीव किया होगा है ना, तो इन दोनों को एलिमिनेट करो, ए और डी को। रिसेप्टर ने रिसीव करा, फिर सेंसरी न्यूरॉन पर गया, उसके बाद पहले स्पाइनल कॉर्ड पर गया, फिर मोटर न्यूरॉन पर गया और फिर इफेक्टर पर गया। एब्सोल्युटली राइट। रिफ्लेक्स एक्शन की बात कर रहा है। रिफ्लेक्स एक्शन ब्रेन पर नहीं जाता, इट इज कंट्रोल्ड बाय द स्पाइनल कॉर्ड है ना, फास्टेस्ट रिएक्शन है, हमारी प्रोटेक्शन करती है, और ये ब्रेन पर नहीं जाती, ये स्पाइनल से ही वापस आते हैं। तो अगर आप में से किसी बच्चे को स्पाइनल का थोड़ा बहुत भी ये बात पता थी, वो आराम से कर लेगा है ना। चलो अभी आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट ओके यहाँ पर है, इफ अ फ्री free electrons move through a potential difference of 1 kilowatt, then the energy gained by the electron is given by। सबसे पहले ना आपका यहाँ पर जो फॉर्मूला होता है ना पोटेंशियल डिफरेंस का, दिस इज वर्क अपॉन चार्ज, दिस इज योर एनर्जी है ना, यही तो है हमारी एनर्जी गेन, तो ये वर्क डन, दिस इज V × Q। और क्या दिया हुआ है, पोटेंशियल डिफरेंस हमें दिया हुआ है 1 × 1000 है ना। चार्ज में कितना दिया हुआ है, चार्ज नहीं भी दिया हुआ, निकाल लो भाई, इलेक्ट्रॉन है 1.6 × 10⁻⁻⁹, तो ये हो गया 1.6 और 19 + 3 आ गया 16। क्या 16 है, बिल्कुल है, ये रहा हमारा बी ऑप्शन, दैट इज राइट। ये कैलकुलेशन वापस से मैं वही बोलूंगी भाई, अपनी कैलकुलेशन यूज करनी है, प्रॉपर वैल्यूज लग गई, अब आपका अपना मेथड है। ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं। Wow, the easiest question, the full form of LED. This is light emitting diode है ना, लाइट देने वाला एक डिवाइस होता है, सेमीकंडक्टर फॉर्म में यूज किया जाता है। क्या क्या दे रखी है फुल फॉर्म, दिस इज लाइट इनहेंसिंग डिवाइस। ओके, दिस इज द डायोड। हाँ चलो अभी आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट रिलेशन बिटवीन एंगस्ट्रॉन और नैनोमीटर। देखो एंगस्ट्रॉन जो होता है -10 मीटर होता है, और ये होता है 10⁻⁹ मीटर, तो बेसिकली 10 का डिफरेंसेस आ रहा है ना 1/10 का, तो 10 में कोई रिलेशन है, बिल्कुल है, ये वाला रिलेशन जाएगा हमारा। ठीक है, एंगस्ट्रॉन 10⁻⁻10 और नैनोमीटर -9 हो गया।
चलो भाई, डन हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं और ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कहता है नेक्स्ट? कहता है द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ अ करंट कैरिंग वायर इन अ पर्टिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ वायर। तो बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बात करी जाती है। तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रही होती है? देयर आर 4 ऑप्शन। फर्स्ट कहता है डिपेंड्स अपॉन द करंट इन अ वायर। बिल्कुल ठीक है, वायर के ऊपर, करंट के ऊपर तो डिपेंड करना ही करना है, नो डाउट, है ना, डाउट ही नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि ये तो डिपेंड कर ही रहा होता है आपके करंट के ऊपर। देखो वैसे भी आपको एक बात बताऊं, हमारी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है ये पूरी तरह किसके ऊपर डिपेंड करती है? जितना ज्यादा करंट गया उतनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड बनी है ना। कभी भी अगर इस तरह का क्वेश्चन माइंड में आ रहा है कि ऐसे कैसे, हमने तो कहीं नहीं पढ़ा या कोई एग्जाम्पल है या नहीं है, तो क्या होता है, जैसे हमारे घरों में वायरिंग नहीं होती, हम उसके ऊपर वो प्लास्टिक की कोटिंग लगा के रखते हैं। वैसे उसके बहुत सारे रीजंस भी हैं, तो उसका रीजन ये होता है कि जब उसमें से करंट जाएगा ना तो कंपास नीडल में रिफ्लेक्शन होता है। कंपास नीडल जो होती है वो मैग्नेटिक फील्ड को डिटेक्ट करती है। आई थिंक 8-9 क्लास में बताया जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। तो करंट के ऊपर तो डिपेंड करता है, उसमें बहुत ज्यादा डिस्कशन की भी जरूरत नहीं होनी चाहिए। डिपेंड्स अपॉन द रेडियस ऑफ वायर। एक्चुअली रेडियस ऑफ वायर पे डिपेंड नहीं करता, इसका भी रीजन है, क्योंकि जो करंट है ना वो हमेशा सरफेस पे फ्लो करता है, तो उसे रेडियस से फर्क नहीं पड़ता वो फ्लो कर रहा है सरफेस पर। डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग, बिल्कुल भी नहीं, टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता। इसके फ्लो करने से टेम्परेचर बढ़ता है बॉडी का, सराउंडिंग का नहीं। नहीं, ऐसा नहीं बोल सकते, सराउंडिंग से अगर एयर टच है, वायर के ऊपर कोई थर्मोप्लास्टिक लेयर नहीं है तो ऑफ कोर्स करेगा ना। हाँ, तो कहते हैं नन ऑफ अबव, नन ऑफ अबव तो नहीं है भाई, डिपेंड्स अपॉन द करंट ऑफ वायर, ये करंट के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्ट्रासाउंड वेव। देखो हमारी ना 3 वेव्स हैं, इंफ्रासोनिक, ऑडिबल और अल्ट्रासोनिक, और एक सुपरसोनिक भी ले लो। तो क्या होता है, जो अल्ट्रासोनिक है, जो इंफ्रासोनिक की बात करते हैं, जो इंफ्रासोनिक है वो लेस देन 20 हर्ट्स, अल्ट्रासोनिक ऑडिबल 20 से 20 किलो हर्ट्स, और जो 20 किलो हर्ट्स से ज्यादा है वो आपकी अल्ट्रासोनिक है। सुपरसोनिक की भी यही है, बट दोनों की स्पीड में डिफरेंसेस है। तो दिस इज मोर देन 20 किलो हर्ट्स, यस डी ऑप्शन है, ये रहा। आगे बढ़ते हैं। कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर अ प्लेन मिरर। प्लेन मिरर की फोकल लेंथ 0 होती है? प्लेन मिरर की फोकल लेंथ 0 नहीं होती। कहते करेक्ट है, क्या होती है? इन्फिनाइट होती है। द साइज ऑफ इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस इन अ फ्रंट ऑफ मिरर इज स्लाइटली लेस देन, बिल्कुल भी नहीं, इक्वल होता है, लेस नहीं होता, इक्वल होता है, 0 नहीं होता यार, इन्फिनेटिव होता है। द इमेज इज अ वर्चुअल, इरेक्ट एंड लिटरल इनवर्ट, बिल्कुल ठीक है, वर्चुअल बनती है क्योंकि अंदर की साइड है, पॉलिश सरफेस पर है, बिल्कुल स्ट्रेट बनती है जैसे हम है, और लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट बनती है। सी वाला अभी तक करेक्ट है, फिर भी हम डी पर देखेंगे। इट्स फोकल लेंथ इज 200 सेंटीमीटर, बिल्कुल भी नहीं, रॉन्ग है। दैट मीन्स ये शुड बी द करेक्ट स्टेटमेंट। चलिए बढ़ते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा हमारे आज के सेट का लास्ट क्वेश्चन। कहता है एक रिफ्रैक्टिव इंडिसेस ऑफ अ 2 मीडियाई आर डिनोटेड बाय द n1 और n2। ठीक है, वेलोसिटी भी दे दी v1 और v2। तो n2 और n1 अगर 1.5 है तो बताइए स्टेटमेंट क्या है। बस ये एक याद रखना कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेलोसिटी का इनवर्स प्रोपोर्शनल है। तो अगर ये दिया है आपको n2 अपॉन n1, तो यहाँ पर आपने लगाना पड़ेगा दिस इज v2 बाई v1। ठीक है, दिस इज योर 1.5, राइट, तो दिस इज v2 बाई v1। अब देखो ये किसके बारे में दे रहा है, ये v1 इज, तो देख लो ये इधर चला गया, तो v2 इज इक्वल टू 1.5 ऑफ v1। तो v2 इज 1.5 टाइम्स ऑफ v1, दैट इज द मोस्ट करेक्ट ऑप्शन, है ना। v1 का 1 v1 इज नहीं, दिस इज v2 वन साइड और इधर है ना, दैट द स्टेटमेंट क्वेश्चन। तो होप आप लोगों को समझ में आया होगा और देखा होगा आपने कि कितने अच्छे क्वेश्चंस का सेट था, है ना। और साथ में आपको मैंने यही नहीं कि सिर्फ क्वेश्चन है और उसका आंसर दिया है, मैंने आपको उसके साथ में कंसेप्ट भी बताया है ना, उससे रिलेट करते हुए और जो थोड़े थोड़े एप्लीकेशन है वो भी बताए। तो होप आप लोगों को समझ में आए होंगे। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में ऐसे ही बहुत अच्छे से क्वेश्चंस के सेट के साथ। थैंक यू, जय हिंद।